BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बदलाव। केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़ाया पहला कदम। वरिष्ठ मंत्रियों के GOM का किया गठन। धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। अब खबरें विस्तार के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव हो सकता है। बता दें कि ये बदलाव इस साल के आखिर तक होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। खास बात ये होगी कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, किसे नहीं, इसका पैमाना किसी मंत्रालय या मंत्री विशेष की सफलता असफलता नहीं होगी। सूत्रों की माने तो पटना से रविशंकर प्रसाद दोबारा मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं उनके साथी सुशील मोदी को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव नवंबर में है, जबकि राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव दिसंबर में होने तय हैं। केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में पहला गंभीर कदम बढ़ाया है। बता दें कि UCC पर वरिष्ठ मंत्रियों का एक अनौपचारिक GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है। इसमें किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, G किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। बता दें कि इस अनौपचारिक GOM की कमान रिजिजू को दी गई है। बता दें कि ये मंत्री UCC से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, जैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर किरण रिजिजू, महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर G किशन रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विचार करेंगे। इन मंत्रियों की पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे में चर्चा हुई है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ने की दिशा में यह केंद्र सरकार की ओर से पहला गंभीर कदम है। काबिले गौर है कि PM मोदी ने भोपाल में BJP के बूथ कार्यकर्ताओं से अपने संवाद में UCC की वकालत की थी। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। PM मोदी ने इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 88वें जन्मदिन के अवसर पर धर्मगुरु दलाई लामा से फोन पर बात की। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि परम पावन दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि वे आने वाले अनगिनत वर्षों तक दयालुता और सहानुभूति फैलाते रहेंगे। दिल्ली के प्रशासकों पर नियंत्रण के लिए लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने अध्यादेश आने के तुरंत बाद ही कह दिया था कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के तहत दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को दिया गया था। बता दें कि दिल्ली की आप सरकार आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार LG के माध्यम से उसे काम नहीं करने दे रही। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीती 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया और साफ किया था कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली के नौकरशाहों के तबादले और उनकी तैनाती कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया था, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में
गुरुवार को स्कूल के बाहर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि एक दिन पहले ही यहां स्कूल खोले गए थे। मणिपुर सरकार ने 8वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए थे, जबकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजों को अभी नहीं खोला जाएगा, क्योंकि इन स्कूलों में राहत कैंप लगे हैं। शिविरों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। बता दें कि राज्य के 16 में से 5 जिलों से कर्फ्यू हटा दिया गया है और अब 11 जिलों में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जारी है। बता दें कि राज्य में 64 दिनों से कुकी और मैताई समुदायों के लोगों के बीच हिंसा जारी है। अब तक 135 से ज्यादा लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मामले को लेकर मणिपुर हाई कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को सीज किया है और वो सुनवाई कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा तो हाई कोर्ट सुनवाई बंद कर देगा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील शादान फरासत ने कहा कि 14 आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब तक 65 दिन हो गए हैं। मणिपुर में इंटरनेट बंद है और कमेटी तो ये देख रही है कि कैसे इंटरनेट बंद रखा जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और इसमें 1 महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में इंटरनेट बैन को चुनौती दी गई थी। राजस्थान विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, इसलिए राज्य के सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। बता दें कि कांग्रेस का पूरा ध्यान एंटी इनकम्बेंसी के असर के खिलाफ राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाने पर है। बता दें कि राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा ध्यान भी केंद्रित कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में आगामी राजस्थान चुनाव को लेकर बैठक हुई। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस बार राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी के असर के खिलाफ एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। के.सी. वेणुगोपाल ने आगे बताया कि इस बैठक में सचिन पायलट ने बैठक में अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस राजस्थान जरूर जीतेगी। गौरतलब है कि इस मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा कि हम राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी किया है। कोर्ट ने अशोक गहलोत को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। बता दें कि न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने समन जारी किया है। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में कथित संजीवनी घोटाले पर टिप्पणी के साथ उन्हें बदनाम करने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। पंजाब भाजपा के प्रधान बनने के बाद सुनील जाखड़ अमृतसर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। इस दौरान उनके साथ भाजपा की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद रही, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी, तरुण चुग, मनजिंदर सिंह सिरसा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी जयेंद्र कौर भी शामिल रही। सुनील जाखड़ ने कहा कि वह इस नई पारी की शुरुआत से पहले गुरुघर में माथा टेकने पहुंचे हैं। पंजाब के मुद्दों को उठाएं और उन पर गुरुओं को आशीर्वाद बना रहे, इसलिए ही वह यहां आए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा और अकाली दल गठजोड़ पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अन्य राजनेताओं की तरह गुरुघर को अपने सियासी फायदे के लिए प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। वे जल्द ही इन सभी बातों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। बता दें कि सुनील जाखड़ के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंची सीनियर लीडरशिप ने अकाली दल के साथ फिलहाल किसी भी गठजोड़ से इनकार कर दिया है। विजय रूपानी, मनजिंदर सिंह सिरसा व अन्य सीनियर लीडरों ने साफ कहा कि 2024 में भाजपा
सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके बाद भी 117 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा खुद को तैयार कर रही है। इसके साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब में भाजपा को किसी के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहिए, सीधा लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनकी आवाज को सुनना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। अब विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। बता दें कि नेपाली पीएम ने हाल ही में कहा था कि नेपाल में बसे एक भारतीय बिजनेसमैन ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए भारत से बात की थी, जिसके बाद विपक्ष ने उन पर सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि नई दिल्ली की तरफ से नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्य विपक्षी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए बुधवार को नेशनल असेंबली की बैठक को बाधित कर दिया। सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने बुधवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री से इस्तीफा चाहते हैं, स्पष्टीकरण नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, गरिमा, संविधान और संसद को ही झटका दिया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।